कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई इन्फेक्शन जिसने कराची और उसके एडजॉइनिंग एरियाज को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। बच्चे क्या बड़े क्या सबके सब इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इससे क्योर मुमकिन है, क्या ये कंटीजियस है, क्या ये सिर्फ बाएं आंख पे ही जो है वो जाके हमलावर हो रहा है। इस डिस्कशन को शुरू करते हैं और इसके लिए हमने इनवाइट किया है हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान साहब को, जो कि कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, शहजाद आई हॉस्पिटल में और यूनाइटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो वायरल इतना शदीद वायरस फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है, ये असल में है क्या चीज़? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। ये कराची में, जिसको हम उर्दू में आशोब चशम जिसके नाम से कह सकते हैं, ये बेसिकली एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस है। और एपिडेमिक इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में एक स्प्रेड हो गया है। यूजुअली ये एडिनो वायरल इन्फेक्शन है, जिसकी वैसे तो 51 टाइप्स हैं। 51 टाइप्स हैं और आँखों में इसकी को हाफ ऑफ द टाइप इफेक्ट करती हैं। अच्छा। जिसमें कराची में 3 किस्म की इकसाम बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। एक जो है जिसके अंदर सिर्फ एक पिंक आई और कंजंक्टिवाइटिस है। एक है जिसके अंदर लोगों को लाइट सेंसिटिविटी हो रही है, पानी आ रहा है आँख से। जो कंजक्टिवाइटिस वायरस है, इसकी जो है वो सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें शुरू हो गया है? देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो इसका खटक होना है आँख में। अच्छा, जिसको हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन कहते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस है या कौन सा हल्की इकसाम है या ज़्यादा भारी इकसाम है। तो उसमें पानी आना आँख से, लाइट चुभना और रेडनेस का आना, यानी कि लाली आँख के अंदर पूरी आ जाती है। तो ये तो बहुत इनिशियल सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब, ये कंजक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शन है, ये फैल किस तरह से रहा है? क्योंकि सुना है कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाई अलर्ट सिचुएशन हो गई है, स्पेशली कराची के लिए। जी बिल्कुल, और ये ऐसे ही है कि जैसे इस वायरस में एक ख़ास बात वो इस तरह से है कि ये 3 महीने तक जिंदा रह सकता है सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर बिल्कुल। जैसे कि आप फर्ज करें, आप जिम जाते हैं, मेरे पास पेशेंट भी है जो जिम होके आए, उनको कंजंक्टिवाइटिस हो गया। आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस का हैंडल है या आप डोर हैंडल किसी का खोलें या कहीं भी मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो जो सरफेस है उस सरफेस पे 3 महीने तक ये रह सकता है। और ये आम जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं, उससे ये मरता नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो ज़्यादातर एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी वायरल नहीं होते। ठीक है, जस्ट लाइक कोविड में जिस तरह हमारे साथ हुआ था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं। और उस प्रिकॉशंस के अंदर हमारे पास हाथ को साफ करना, सैनिटाइज करना, ठीक है, डोर हैंडल अगर हैं तो उनको क्लीन करना, लिफ्ट के बटन्स जो होते हैं उनको करना, क्योंकि ये वायरस सरफेस पे रहता है मौजूद, तो वो कोई भी इसको कैच कर सकता है। उन अफराद जिनको आपको लग रहा है, शुबा है कि खांसी जुकाम हो रहा है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि इसकी एक टाइप ऐसी भी है जो फेरिंजो कंजंक्टिवल फीवर, यानी कि आपके गले के अंदर कुछ खराश आएगी, खांसी आएगी, स्नीजिंग होगी, तो उससे भी ये वायरस फैलता है। अच्छा। फिर जिसको आंखों में पानी आ रहा है, जिसको हम टीयरिंग कहते हैं, वो बार बार अपनी आंख को साफ करते हैं। अमूमन हम लोग टिश्यू तो रखते नहीं, ज़्यादातर लोग रुमाल होता है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो वो जो हाथ होता है बस उसी से साफ करते रहते हैं। फिर वो हाथ किसी से मिला लिया, जब वो हाथ मिला लिया तो आपने थैंक यू वेरी मच करके दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो ये इस तरह से ये स्प्रेड होता है। बच्चों में जल्दी स्प्रेड होता है क्योंकि हमारा कांटेक्ट बच्चों से, हमें प्यार करने का दिल चाहता है, गोद में उठाने का दिल चाहता है। अब आप ज़ाहिर है कोविड के टाइम पे भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस वक्त तो मैं कहता हूँ ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि कोविड में तो वायरस एक था अलग टाइप का, इसमें जो है ये नज़र इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। और वो हजरात जो डायबिटिक हैं या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है या जो काफ़ी ब्रेव हार्ट्स हैं, यानी कि जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं या कैंसर से लड़ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात करें। कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं आजकल अवॉइडेंस के लिए या प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है, नुकसान नहीं है उसका, लेकिन आप ये कि मास्क पहनने से जब तक कि आपको खांसी नज़ला नहीं है तो वो आगे स्प्रेड नहीं होना, ना आपने उसने कैच करना है। और ये आंखों में देखने से भी स्प्रेड नहीं होता। अच्छा, हाँ, ये भी एक बहुत लोग होते हैं कि देख लेते हैं कि देखो नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो है वो फ्लूइड्स कॉन्टैक्ट्स हैं, आपका पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स है। आज भी मेरे पास क्लिनिक में बच्चा है, 4 महीने की बच्ची है, 7 महीने की बच्ची है, उनको हो रहा है और वो बड़ों से ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये इतना शदीद जो है वो एक से दूसरे को लग रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कंजक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शन है, हमें क्या करना चाहिए? मतलब हम दोबारा से अपने हाथ सैनिटाइज करना शुरू कर दें, मास्क लगाना शुरू कर दें, इसके अलावा मज़ीद हम क्या क्या जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? देखिए, वही है जो भी मैंने बताया कि आप ज़्यादातर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है,
आप हाथ हैंड सैनिटाइज कीजिए, आप डोर हैंडल्स को साफ कीजिए, लिफ्ट के बटन को साफ करवा दीजिए, ठीक है। उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए जिनको लग रहा है या जिनको आपको पता चले कि वो कहे कि भाई मेरी आंख में आजकल कुछ खटक हो रही है या रेड आई हो रही है, थोड़ा सा एहतियात करें। सही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हम वैसे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये वायरस है, ठीक है, लेकिन हम एहतियात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जी मैं बीइंग एन आई डॉक्टर आपको एक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ और ये सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का वायरस है, मतलब क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 इकसाम इस वक्त कराची में मौजूद हैं। एक में आप सिर्फ ड्रॉप्स देते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स होते हैं और एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है आँख में, बीट फॉर एनी रीज़न, आपकी आई की इम्यूनिटी लो होती है, तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। सही, बिल्कुल, ठीक है। तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एक एग्जाम है जिसके अंदर हम टैबलेट देते हैं एंटीवायरल, और तीसरी एग्जाम में हम मरहम भी देते हैं, टैबलेट भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देते हैं और ड्रॉप्स भी देते हैं एंटीबायोटिक के। तो ये एक डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, और ये देते हैं। क्योंकि बहुत कॉमन है, मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि अच्छा मुझे उस डॉक्टर ने ये दिया था, तुम ये उसे यूज़ कर लो। वो ठीक है, आप 2 से 3 दिन तो वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर 2-3 दिन में आप बेहतर नहीं हो रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइए और उनसे ये पता करवाइए कि कौन सी एग्जाम है, क्योंकि अगर आपको गोली की ज़रूरत है तो वो खाली कतरों से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरह से है। हाल के तौर पे घर में किसी एक फर्द को ये इन्फेक्शन हुआ है, उसने 2 किस्म की दवाएं की बोतल खोली है, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब अगर उसकी वाइफ को, बहन, भाई किसी को हो गया, अब वही ड्रॉप वो उनके भी डाल देंगे, ऐसा ना करें। अगर आपको वो दवा देनी भी है उनको क्योंकि आपको उससे आराम आ रहा है, तो एक नई बोतल खरीदें सही उस पर्सन के लिए कि जो सिर्फ उसी की हो। यानी कि हर अफराद की अपनी अलग-अलग बोतलें होनी चाहिए, वरना आप सब एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं ना, फैमिली रिलेशन में ही रहेंगे और इन्फेक्शन जो है वो काफी देर लगा देगा ठीक होने में। और ये भी मैंने सुनने में आया है कि आजकल बहुत सारे टोटके भी चल रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टोटके आ गए हैं कि जी कोई कहता है नमक का पानी डाल लो, नमक का पानी जी हाँ, कोई कहता है कि ठंडे पानी से इससे सही होगा, कोई कहता है कि गर्म सिकाई कर लो, अर्के गुलाब का भी होता है, जमजम लोग आंखों में डाल रहे हैं। मतलब इन सब का एज सच कोई फायदा होना नहीं है। सही। ये उल्टा शायद कहीं ना खुदा ना खास्ता नुकसान ही हो जाए अगर आप प्रॉपर तरीके से इलाज या डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ज़रूर जाके दिखाइए अपने किसी डॉक्टर को, और जो वो बता रहे हैं वैसा ही कीजिए। अमूमन 7 से 10 दिन का टाइम पीरियड है इस वायरस को ठीक होने का। सही है, ठीक है। इसमें होता है कि पहले ये आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो शुरू के 2 दिन बहुत अच्छा लगेगा, आंख सफ़ेद हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जो वायरस बचता है वो आई के सेंटर में आके फाइट करने लगता है, तो आपकी निगाह थोड़ी सी डाउन होगी, ठीक है, और आपको लगेगा अरे तो अचानक सब कुछ खराब हो गया, ऐसा नहीं है। फिर 5th डे या 7th डे के ऊपर जाके वो चीज़ भी ख़त्म होती है। तो 7 to 10 डेज ऑन एन एवरेज पीरियड है जिसमें हम ये देते हैं। और ड्रॉप्स लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसकी एक एग्जाम ऐसी है इस एडिनो वायरस की जो कि आगे जाके कॉर्नियल यानी कि सामने के पर्दे पे स्कारिंग कॉज करती है, और उस स्कारिंग से विजन कम होती है। अच्छा। तो टीन्स का बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बच्चे हैं। स्कूल के बच्चे बहुत आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे में तो बहुत ही ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है तेजी के साथ, और हो ये रहा है कि एक बच्चे को होता है फिर एकदम से वो पूरी क्लास जो है ना वो उस आउटब्रेक का शिकार हो जाती है। वही लॉजिक है, एक बच्चा क्लास में जा रहा है, वो डेस्क पे बैठ रहा है, ठीक है, चेयर पे बैठ रहा है, डेस्क पे हाथ रख रहा है, दरवाजे को पकड़ रहा है, जहाँ लंच टाइम हो रहा है या उनकी ब्रेक होती है तो वहाँ सब साथ हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो उधर से ही स्प्रेड हो रहा है। सही। और सबसे बड़ी जो मैंने कहा प्रिकॉशन है वो ये कि बच्चे को स्कूल ना भेजें। अगर आपको डाउट भी है कि आपके बच्चे की आंख लाल हो रही है, बच्चा आंख में दर्द की कंप्लेन कर रहा है, आप उसको घर में रखें, क्योंकि और बच्चों को कैच करने का खतरा होता है। बिल्कुल। अच्छा, होता ये है डॉक्टर साहब कि यूजुअली पेरेंट्स जो है वो बच्चों को वो ब्लैक सनग्लासेस लगाए और स्कूल भेज दिया, तो क्या ये ब्लैक सनग्लासेस वाकई में कोई क्योर हैं? कोई किसी किस्म की कोई शील्ड बना देते हैं क्या? ऐसा ही है, बचपन से मैं भी ये देखता आ रहा हूँ, जब मैं डॉक्टर नहीं भी था, ये डॉक्टर ये देखते थे कि आंखों की कोई हो गया तो आप ब्लैक चश्मा लगा लो। देखिए, ब्लैक चश्मा लाइट सेंसिटिविटी को कम करता है, ठीक है। अगर आपको वो एग्जाम है एडिनो वायरस की या किसी भी आंख के इन्फेक्शन की जिसके अंदर आपको लाइट चुभ रही है, तो आप अपने लिए ब्लैक चश्मा लगाते हैं सिर्फ लाइट को बचाने के लिए। इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है कि बस हो गया तो आपने लगा लिया कि जी हमें तो आई इन्फेक्शन हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ लाइट सेंसिटिविटी को अगर आपको बचना है तो जरूर लगाइए, ना इससे कहीं स्प्रेडिंग में कोई फर्क पड़ेगा और ना इससे आपके अपने सिम्टम्स में कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक मिथ है। ये भी एक मिथ है, बस जो मैंने जैसे कहा कि मैं जब डॉक्टर नहीं था तब भी लोग लगाते थे, और अभी मेरी क्लिनिक में एंटर होते हैं कुछ लोग चश्मा लगा के एंटर होते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है वो जो एक बहुत फर्म
बिलीफ होता है उसको शेक करते हैं ना हम, तो थोड़ा वक्त लगता है लोगों को समझने में। बिल्कुल, तो ऐसा अब है। शायद लोगों को समझ आ जाए। ये सही। काफ़ी सिवियर आउटब्रेक हुआ हुआ है इस वक्त कराची में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंजक्टिवाइटिस जो है, जैसे आपने कहा कि बच्चों को स्कूल्स में भी जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, अब क्योंकि ये आई साइट को भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल, इसका जो एक बिल्कुल। सबसे ज्यादा Variant है। हार्श या एडवर्स इफेक्ट है वो ये है कि वो आई साइट को अफेक्ट जी। कर रहा है। तो बच्चा किस तरीके से बता सकता है या उसको कैसे पता चलेगा कि अब मैं जो हूँ वो मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन में हूँ और अब जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना नहीं, चाहिए? अच्छा सवाल किया कि बच्चे अमूमन इस या तो उस एज ब्रैकेट में नहीं है, छोटे बच्चे इसमें मैंने कहा 7 महीने या 4 महीने या 2 साल और या फिर थोड़े से आगे। देखिए, आपने एज अ पेरेंट या कोई भी जो उनके साथ है उस पर नज़र ये रखनी है कि बच्चे की आंख लाल कितनी है, पहली बात। अगर हल्की फुल्की पिंक है तो यू आर काइंड ऑफ इन अ सेफ, ठीक है। लेकिन अगर लाल के साथ पानी आना शुरू हो जाए और बच्चा बार बार अपनी आंख को मलना शुरू कर दे, ठीक है, 2 वजह से मलते हैं बच्चे आंख अपनी। एक कि वो क्लियर देखना चाहते हैं तो उनको लगता है कि आंख मलेंगे तो साफ नजर आएगा, ये बच्चों की एक साइकोलॉजी है। और दूसरा कि जब आंख के अंदर कोई चीज़ खटक महसूस होने लगे, और वो खटक जब होगी उनको ज़्यादा कि जब सामने का पर्दा इन्वॉल्व होगा तो वो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन कॉज करेगा। लाल आंख है, पानी आ रहा है, बार बार बच्चा रब कर रहा है, तो आप ज़रूर दिखाइए कि इसका कहीं कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गई। तो उसके लिए हमें किस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, फ़िलहाल डिपेंड करता है आप किस टाइम ऑफ द डे में जाते हैं। जो भी करीबी डॉक्टर अवेलेबल है उसको तो दिखा लें। सही है। लेकिन उसके बाद मैं ऐसा बात समझता हूँ कि जिसकी जो स्पेशलिटी है, जैसे अगर ये आपको इन्फेक्शन है तो आप किसी एंटीरियर सेगमेंट के डॉक्टर के पास जाइए। अब सारे आम डॉक्टरों को बच्चों को या किसी को पता नहीं होगा, पेशेंट्स को, कि एंटीरियर सेगमेंट के डॉक्टर कौन होते हैं। जी बिल्कुल। यानी कि जो कॉर्निया के डॉक्टर हैं या जो ग्लोकोमा के जो बाहर के डॉक्टर हैं। एक होता है पर्दे का डॉक्टर जिसको हम रेटिना का डॉक्टर कहते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस इन्फेक्शन के लिए चाहे पर्दे के डॉक्टर के पास जाएं, चाहे एंटीरियर सेगमेंट के डॉक्टर के पास जाएं, बस किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए। ये मेन है इसका टेक होम। अब ऐसा ना हो कि अगर आपको एंटीरियर सेगमेंट का डॉक्टर नहीं मिल रहा तो आप कहें हमें तो डॉक्टर ही नहीं मिला, हम कैसे जाते, ऐसा नहीं है। इस इन्फेक्शन के लिए आप पर्दे के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, एंटीरियर सेगमेंट के पास भी जा सकते हैं, या जो भी क्वालिफाइड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो उसको दिखा सकते हैं और उनसे दवा लेके अपनी तशखीस करा के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, वरना आप सबको स्प्रेड करते रहेंगे लाइन से। सही। डॉक्टर साहब, ये कंजक्टिवाइटिस जो इन्फेक्शन है तो इसकी क्या कोई ख़ास डेमोग्राफिक्स हैं कि कुछ एरियाज़ में या कुछ ऐसी जो है वो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस के उन एरियाज़ में ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं? देखिए, फर्ज करें अगर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे हवा भी चल रही है तो मिट्टी भी उड़ रही है वहाँ पे, ठीक है, साथ में आपके जो वायरस के जो पार्टिकल हैं वो भी हवा में घूम रहे हैं। सही। अब वहाँ के हो सकता है वहाँ की पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा हो। अच्छा। ठीक है, मेरे पास तो पूरे कराची से ही पेशेंट आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि क्लिफ्टन में नहीं है या डिफेंस में नहीं है और गुलशन इकबाल में है, हर जगह है। बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ पेशेंट ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे है। अभी इस वक्त जो मुझे समझ में आ रही है कि ऑलमोस्ट हर एक घर छोड़ के घर में कोई ना कोई इन्फेक्टेड है। वो मुझे मैसेज आ जाता है या लोगों को जाके दिखाते हैं, बात बताते हैं। तो उस सूरत हाल में तो यही है कि उस एरिए को या जो कम्युनिटी है, जो मस्जिद है, जो हमारे यहाँ लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनको थोड़ा ख्याल करें एज अ कम्युनिटी। अगर हम उसकी हेल्प आउट करें कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे एरिया में कितने ज़्यादा इन्फेक्शन हुए हैं। अगर हर घर में इन्फेक्शन हुआ है तो उनको ताकीद की जाए कि भाई आप घर पे रहिए। ठीक है, आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। नमाज पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश करें वहाँ किसी से हाथ ना मिलाएं। आप नमाज पढ़ने जा सकते हैं मस्जिद, इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद ना जाएं, लेकिन हाथ ना मिलाएं। ठीक है, लोगों को बता दें कि भाई मुझे आँख में इन्फेक्शन है तो थोड़ा डिस्टेंस रख लें, थोड़ा, बस ये चीज़ है। अब वैसा नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाएं, जैसे हम कोविड में करते थे कि आइसोलेशन में चले गए और अब बाहर नहीं मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज आप अगले को बता रहे हैं कि मुझे आई इन्फेक्शन है, जो कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी सी मिसाल दूँ, मेरी वाइफ गई थी ब्यूटी पार्लर, अभी अच्छे ब्यूटी पार्लर गई थी, तो उधर जब सब उनका हो गया काम, एंड में उनको बताया कि जी आपके हस्बैंड तो जो हैं वो आई डॉक्टर हैं, मुझे आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। तो पार्लर्स के जो ओनर्स हैं, जो सलून के ओनर्स हैं, मेरा अपना हेयर ड्रेसर बेचारे को हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको छुट्टी भी नहीं मिल रही है, और वो इस डर से नहीं बताते हैं कि कहीं हम छुट्टी भी करेंगे तो पैसे कट जाएंगे। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस पॉडकास्ट के थ्रू भी जो देख रहा है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर फ़र्ज़ करें ओनर छुट्टी नहीं दे रहा, कल को ओनर को हो जाएगा, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है कि आप 1-2 दिन उसको छुट्टी दें ताकि वो उसके वायरल लोड कम हो, वो दवा ले टाइम पे, और फिर उसको ज्वाइनिंग करा लें, चाहे वो किसी भी ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में हो, कहीं भी हो। तो आप प्लीज़ घर पे रहिए, अपने ओनर को, अपने बॉस को बता दें, 2-3 दिन छुट्टी करें ताकि आप उनको भी बचाएं
और लोगों को भी बचाएं और लिफ्ट में आने जाने वालों को भी बचाएं। सही। तो डॉक्टर साहब, ये कंजक्टिवाइटिस का जो एडवर्स इफेक्ट है या जो इसका जो ड्यूरेशन है, जो आपने कहा कि एक लोड आता है एकदम से, तो वो कितनी ड्यूरेशन का, कितनी ड्यूरेशन के बाद देखिए, थोड़ा सा एक्यूट काम फेज जो है वो अप टू 7 डेज है। अच्छा। हाँ, उसमें वायरस बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है, सही। ठीक है, और वही सबसे खतरनाक टाइम होता है जिसमें आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 डेज पीरियड है, 7 डेज के बाद यस वो थोड़ा सा कम होना शुरू होता है उसका लोड, और अराउंड 10 to 14 डेज में जाके वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि ये जो कंजक्टिवाइटिस है, क्या ये इंसानों के साथ साथ जो हमारे साथ पेट्स रहते हैं, क्या ये उनमें भी जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है या उनके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है? पेट्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बॉडी फ्लूइड से या क्लोज कांटेक्ट से होता है, अमूमन अदर वे राउंड होता है। अच्छा। पेट से हम लोग कैच ज़्यादा करते हैं इन्फेक्शन, होता नहीं है कि हम उनको ट्रांसफ़र करें इन्फेक्शन, लेकिन वो हमें कर सकते हैं, वो हमें कर सकते हैं, बिल्कुल वो हमें कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी पेट को हाथ लगाया, हमें हुआ है, और फिर किसी और ने आके हाँ, उसको सरफेस, जैसे मैंने बात की कि सरफेस पे रहता है ये वायरस काफ़ी देर तक, महीनों तक, अगर आप पढ़ें बुक्स में लिखा हुआ है कि महीनों तक भी ये रहता है, तो वो यकीनन एक सोर्स बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये अगर सरफेस पे है तो फिर हम उस सरफेस से कैसे छुटकारा हासिल करें इस वायरस से? देखिए, जो आइडियल सिचुएशन है वहाँ तो क्या कहा जाता है कि आयोडीन से साफ करें, लेकिन आयोडीन से, लेकिन ज़ाहिर है आयोडीन तो ना घरों में मौजूद है ना कहीं अस्पतालों में होती है खाली, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा आपको डिसइंफेक्टेंट लगता है उससे साफ करें। अच्छा। उससे, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी हैंड जो सैनिटाइज करते हैं वो भी सैनिटाइजर ही है, वो एंटीवायरल नहीं है, ठीक है। तो वो हम यही प्रिकॉशंस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के अपने आप को हाथ साफ करें या फिर हैंड वॉश करें। आइडियल तो हैंड वॉश है। सही, बेस्ट यही है कि बार-बार हम अपने हैंड, मतलब बार-बार तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आप हैंड सैनिटाइज कर लें थोड़ा सा, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में इतने मासूम होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता ना कि उनको कोई इन्फेक्शन हो गया या क्या मसला हो गया उनके साथ, और अगर हो भी जाता है तो वो उसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि ठीक है, हो गया है, खुद ही सही हो जाएगा, और फिर वो अपना एक ड्यूरेशन पूरा करके सही हो भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को ये कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो फिर क्या, अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, तो क्या वो उसके लिए जो है वो मजीद कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है या किसी और के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? देखिए, जो मेन सिम्टम है ना जिसके लिए पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, जब उसकी आँख लाल हो जाती है, ठीक है, तब उसको अलार्म होता है कि अरे मेरी आँख लाल हो गई, ठीक है। अगर वो शख्स जिसको पता नहीं है या पता भी है और उसको पता है कि मुझे थोड़े बहुत सिम्टम्स हो रहे हैं, उसकी आंख लाल नहीं है, उसकी आंख से पानी नहीं आ रहा है, और वो समझता है कि मैं प्रिकॉशंस ले सकता हूँ, तो ठीक है, सही है, वो कोई मसला नहीं। क्योंकि देखिए, वायरस का एक टाइम, जैसे मैंने कहा, टाइम पीरियड है, अराउंड 14 डेज में जाके ये ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसकी वो वेरिएंट टाइप है जो आँख को ख़राब कर सकती है, खुदा न खास्ता स्कारिंग भी कर सकती है, उसके लिए डॉक्टरों को दिखाना लाजमी है, लेकिन ये उसको खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा। वो घर नहीं बैठ सकता, मतलब वो चाहते हुए भी घर नहीं बैठ सकता, उसको डॉक्टर को दिखाना होगा। सही, मजबूर कर उसकी आँख उसको मजबूर कर देगी कि आप जाके दिखाओ। 1-2 दिन तो चलो हम चला लेते कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडे पानी से धो लिया, जमजम डाल लिया, अर्के गुलाब डाल लिया, लेकिन जब वो सिम्टम्स पूरी तरह उसके नुमाया होंगे ना, और जो साइंस नुमाया होंगे, जो डॉक्टर देखेगा, तो वो घर नहीं बैठ सकता, वो ज़रूर आएगा डॉक्टर के पास। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और वो इमिग्रेशन वाला आपकी आँख लाल देखता है तो दे क्वेश्चन यू। अच्छा। ठीक है, यहाँ तो शायद पता भी ना चले, लेकिन स्टिल ऐसी कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं जो आपका सवाल है, पर क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है, तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि अगर रुक सकते हैं तो रुक जाइए घर में, अनलेस जब तक कि आपकी आंख सफ़ेद दोबारा ना हो जाए और आपको थोड़ा सिम्टम्स बेहतर ना हो। लेकिन अगर एसेंशियल ट्रैवल है तो फिर तो आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप प्रिकॉशन ले रहे हैं। लोगों को बता दें कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे, हम गले नहीं मिलेंगे, हम थोड़ा डिस्टेंस पे बैठेंगे, आंख में इन्फेक्शन है, वो ठीक है, लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती इसके उसके ऊपर। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा, आपने हमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दी इस इन्फेक्शन के हवाले से, और उम्मीद है कि जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित हुई होगी।